गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। अंशु, ऋतुराज, अनुराग और सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने आज के सेशन में आपका चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें आगे बढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फेजर एंड फेजर डायग्राम। कि भाई फेजर क्या होता है, क्योंकि उसी फेजर के थ्रू ही हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे सर्किट्स का एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। फेजर्स के थ्रू ही हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। हाँ, जस्ट अ मिनट, आप लोग के कमेंट्स मुझे दिखने लग गए हैं, बस फिर हम लोग चकाचक स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जरा एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, जो लेक्चर 1 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, यानी कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, क्या वो एकदम अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? फटाफट जरा बता दीजिए कमेंट में। यहां पर भी मेरे को थम्स अप करके बताइएगा अगर आपको आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू समझ में आ गई है। वो वाला डेरिवेशन अगर आपका एकदम चकाचक क्लियर है तो फटाफट इसमें जरा एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सब लोग। ठीक है भाई? हाँ, जल्दी से बता दीजिए बेटा। अगर समझ आ गया भाई तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा देखते हैं, राइट। हाँ, तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है वो पढ़ेंगे, और ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टर होता है, सिर्फ इंडक्टर होता है और सिर्फ कैपेसिटर होता है। ये 4 टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ धुआंधार क्वेश्चंस भी हैं भैया। वो क्वेश्चंस की भी बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको पिछले चैप्टर की सारी चीजें अच्छे से समझ में, मतलब पिछले टॉपिक जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तब। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं भाई। 77% बच्चों को समझ में आया, लेकिन 24% बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है। तो ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को पिछली क्लास का जो कुछ था ना, मैं एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं। सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, राइट? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसको रिवाइज करा देते हैं। थोड़ा माइक वाइक का इशू था ना पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा सा आप लोग कम कंसंट्रेटेड थे। आज बहुत ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनिएगा। देखो, पिछले लेक्चर के भी पिछले अगर मैं चैप्टर में चलूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चलूं, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अगर किसी क्वाइल का बेटा हम लोग ओरिएंटेशन लगातार चेंज कर रहे हो तो इसी थीटा को ओमेगा टी लिखा जा सकता है, यानी कि यही मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा बन जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर, राइट। अब अगर ये ओरिएंटेशन लगातार ये एंगल चेंज हो रहा है कॉइल का, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो प्यारे बच्चों वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका माइनस का डी फाई ओवर डी टी के बराबर, तो हम लोग भी माइनस लगाएंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, बी और ए कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, अंदर तुम्हारा बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, माइनस बी ए
कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई थी, माइनस माइनस प्लस हो गया था, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसमें भी अगर मैं एन टर्न्स की बात करूं, यानी कि फॉर एन टर्न्स अगर मैं डिस्कशन करूं, तो यही आपका ईएमएफ निकल करके आ गया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें एन बी ए ओमेगा को ही हम लोगों ने ई नॉट बोल दिया था। दैट वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, राइट। उसी को ईएमएफ का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, उसी को ईएमएफ का हम मैक्सिमम या पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीजें मैंने आपको बताया था, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से ही ऑल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत होती है। ये जो ईएमएफ आया है प्यारे बच्चों, चेक कर लो, ये साइन वेव की तरह होगा, जैसे साइन होता है ना ऐसा, ठीक, बिल्कुल उसी तरीके का ये भी होगा। तो इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस ई नॉट हो जाएगी। तो ये ईएमएफ माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट तक वेरी कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ आर के बराबर है तो यहां पर करंट आ जाएगा ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये करंट आ गया, तो इस करंट को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ आपका करंट का भी हो जाएगा। करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस आई नॉट और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस आई नॉट हो जाएगी। दिस इज माइनस आई नॉट और यहां कहीं पर हो जाएगा प्लस आई नॉट। तो ये करंट आपका फ्लक्चुएटिंग भी था, बाई डायरेक्शनल भी था, इसीलिए ऐसे करंट को बेटा हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इतनी बात अगर 100% क्लियर है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में एक बार आग लग जानी चाहिए। अगर इतनी बात 100% क्लियर है भैया, कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से भाई। अब इस करंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये करंट बेटा कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला करंट है। ये करंट कैसा आ गया, ये फ्लक्चुएटिंग करंट आ गया। इसकी जो वैल्यू है वो हर मोमेंट पर चेंज हो रही है, वेरिंग करंट आ गया है, वेरिएबल करंट आ गया है, राइट। जब भी कोई चीज लगातार बेटा वेरी कर रही होती है तो वहां पर हमारे दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आता है एवरेज का, क्योंकि आप सबने जैसे मोशन वाला चैप्टर 11th में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मोशन में भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब आप पढ़ते हो ना, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां पर भी अगर लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग भी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर भी बेटा वही वाली बात आएगी, हम लोग भी पहले एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज यहां पर दो तरीके का होता है। करंट में जो हम एवरेज वैल्यू करंट की निकालते हैं वो यहां पर दो तरीके की होती है। सबसे पहली वैल्यू है जिसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं, राइट। मीन वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एंड दिस एवरेज वैल्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये उसके बेसिस पर एवरेज वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लोइंग, कि भाई कितना चार्ज वहां पर फ्लो कर रहा है। लेकिन दूसरी भी एक वैल्यू और होती है एवरेज की, जिसको हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहा जाता है। एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ amount of heat generated, amount of heat generated, right। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरेज जो हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे वो एवरेज वैल्यू हम दो दो तरीके से निकालने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट ही हम लोग मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, है ना, उसका सिंपल सा तरीका है, ठीक। वो होती है चार्ज कितना फ्लो हुआ है उसके बेसिस पर। और दूसरी एवरेज वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं आरएमएस, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटेड, ठीक है। हीट के बेसिस पर और चार्ज के बेसिस पर, दो दो बेसिस पर बेटा हम लोग एवरेज वैल्यू पढ़ने वाले हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो आ जाइए, पहले मैं आपको थोड़ा सा फील दिला दूं कि भाई एवरेज वैल्यू का आखिर क्या मतलब क्या होता है। जैसे जब आप अपने घर से
अपने स्कूल तक जा रहे होते हैं, तो आप खुद सोचो, आप अपने घर से जब स्कूल तक जाते हो तो आपका रास्ता भी कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रास्ते पे आप जा सकते हो, ठीक। दूसरी बात, आपकी जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। मैं यहां लिख रहा हूं, स्पीड आपकी बोलो हर मूवमेंट पर चेंज हो रही होती है। स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, स्पीड इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। हर एक मूवमेंट पर बोलो आपकी स्पीड जो है बेटा वो चेंज हो रही होती है, राइट। मान लो आपके घर से आपके स्कूल तक आप जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता टोटल 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, 10 किलोमीटर के बराबर, कि हम 10 किलोमीटर के रास्ते से जाते हैं। और टाइम फॉर एग्जाम्पल टाइम आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा, ठीक है। मान लो आप साइकिल से जा रहे थे, आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपको 2 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है। आपकी जो स्पीड थी प्यारे बच्चों वो हर मोमेंट पर चेंज हो रही थी। लेकिन अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो बोलो एवरेज स्पीड कितनी होगी आपकी, बोलो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी आप भी कहोगे सर 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर्स, तो आपकी एवरेज स्पीड बेटा कितनी निकल करके आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो एवरेज वैल्यू आती है वो हमेशा कैसी वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, राइट। एवरेज वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी स्पीड थी वो कैसी थी, कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्पीड थी। क्या इस बात का फील आप सभी को आ रहा है, क्या इस बात का फील मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को आ रहा है। स्पीड आपकी हर मोमेंट पर चेंज हो रही थी, स्पीड आपकी हर मूवमेंट पर चेंज हो रही थी, लेकिन जो एवरेज स्पीड निकल करके आई है दैट एवरेज स्पीड इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। क्लियर है, क्या माइक का इशू है, क्या इशू आ गया भाई। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है अभी, क्या हो गया भाई, वॉइस माइक का प्रॉब्लम है बेटा, आवाज सही आ रही है। अरे यार लास्ट क्लास भी इसी चक्कर में डिस्टर्ब हुई, ये वाली क्लास भाई ना डिस्टर्ब कराओ यार, स्टूडियो के भूत भाई साहब पढ़ा लेने दो भाई, है बच्चा लोगों को पढ़ा लेने दो यार। पिछली क्लास तो डिस्टर्ब ही करा दिए रहो, ये क्लास में भी तुम लगे पड़े हो। हाँ यार ये स्टूडियो जो है ना वो थोड़ा सा भूतिया स्टूडियो, आप लोग जानते ही हैं, तो ये कभी कभी दिक्कत कर देता है, ये भूत थोड़ा सा पावर में आ जाता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा स्पीड जो थी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, है ना। हर मूवमेंट पर जो स्पीड थी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, लेकिन जो आपकी एवरेज स्पीड निकल करके आई है बेटा वो कितनी आई है, 5 किलोमीटर पर आवर। इस 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं अपने घर से अपने स्कूल तक, ठीक है, लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूं, अगर मैं अपने घर से अपने स्कूल तक एक लगातार कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से लगातार मूव कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें फिर से कितना समय लगेगा बताओ पहुंचने में, बताओ आप। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर से मूव करते हुए लगातार आप जा रहे हो, तब आप जरा बता दो मेरे को कि भाई घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बेटा, फटाफट बताओ जरा, तो सब लोग बताओ। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जाऊंगा तो भी टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स के बराबर, राइट, 2 आवर्स के बराबर।
सेम टाइम लगेगा। यानी कि हम लोग यही वाला लॉजिक अब उतारने वाले हैं किसमें, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास दो सर्किट्स हैं। ठीक, एक सर्किट है बेटा जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाने वाले हैं। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, राइट। ये अपना ऐसे जाता है और इसका आपको पता ही है ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट। तो इस तरीके का करंट फ्लो हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक, जब ये रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे करंट फ्लो होगा तो बोलो टी टाइम में कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। टी टाइम में कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। जैसे यहां पर टी टाइम में 2 घंटे में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा था। 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था, स्पीड उसकी लगातार चेंज हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मान लो 2 घंटे में वो 10 कूलम का चार्ज यहां से फ्लो करा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल, सेम डेटा भी ले लेते हैं कि भैया वो 2 घंटे में 10 कूलम के बराबर चार्ज फ्लो करा रहा था। ठीक, अब मैं चाहता हूं सेम डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड के साथ कवर करना। अब मैं चाहता हूं कि भैया सेम चार्ज इस बार फिर से फ्लो हो जाए, लेकिन कांस्टेंट करंट के साथ। तो कांस्टेंट करंट तो तुम्हारा डीसी करंट होता है, सबको पता है ना। तो यहां से अब जो करंट फ्लो होगा वो आखिर कितना करंट फ्लो हो जाए कि टी टाइम में सेम चार्ज फ्लो हो जाए। लॉजिक समझ रहे हो प्यारे बच्चों, लॉजिक समझ रहे हो। भैया यहां पर आप वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे थे, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 2 घंटे में कवर किया था। ठीक है, यहां पर हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 2 ही घंटे में मूव कराने वाले हैं। यानी कि यहां पर भी टाइम 2 घंटे का है, यहां भी टाइम 2 घंटे का है। सेम चीज यहां पर है कि भाई सेम टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हुआ था, उसी टी टाइम में मैं फिर से क्यू चार्ज फ्लो कराना चाहता हूं। तो सारा खेल यह है कि आखिर अब कितना करंट यहां पर फ्लो कराया जाए, कितना करंट यहां पर फ्लो कराया जाए, आप लोग बता दो। ये वेरिएबल करंट है और ये कांस्टेंट करंट है प्यारे बच्चों। एक करंट वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, बता दो। ये आपका एसी करंट था, ये आपका डीसी करंट है, कितना करंट मैं फ्लो करवा दूं। जब आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना था तो बोलो, जब आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना था तो आपने यहां पर कांस्टेंट स्पीड निकाली ना, दैट वाज एवरेज स्पीड। जो कांस्टेंट स्पीड आई थी वही एवरेज स्पीड थी। तो यहां पर भी अगर मैं आपसे बोलूं कि कांस्टेंट करंट कितना यहां पर चाहिए, तो क्या वो एवरेज करंट होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो भाई, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं प्यारे बच्चों। फटाफट 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 बता दीजिए, राइट, वेरी गुड। तो यही खेल है, यही कॉन्सेप्ट है मीन वैल्यू का, एवरेज वैल्यू का, कि भाई एवरेज वैल्यू क्या होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो मैं लिख रहा हूं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, है ना। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच व्हेन फ्लोइंग, या ऐसे ना लिख करके थोड़ा, विच क्रिएट्स सेम चार्ज फ्लो, क्रिएट्स की बजाय अलाउ करते हैं, विच अलाउ सेम चार्ज फ्लो इन सेम टाइम इंटरवल as done by ऑल्टरनेटिंग करंट। ये डेफिनेशन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, राइट। तो आप देखो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट, दैट वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट which allows same charge flow in the same time interval as done by the alternating current।
ऑल्टरनेटिंग करंट टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करा रहा था, ये भी टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करा रहा है, तो जितना भी हमें डीसी करंट रिक्वायर्ड था वही मीन वैल्यू कहलाता है, वही एवरेज वैल्यू कहलाता है। क्या अब ये बात बेटा 100% क्लियर समझ में आ गई है? फटाफट हार्ड स्पैम करो। अब बात आई सर एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो बेटा करंट का एवरेज निकालने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन dt। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी में अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से एवरेज वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ, मैं फटाफट आपको एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं। देखो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? तो इसका जब हम लोगों ने ग्राफ बनाकर देखा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का था कि पहले आधी साइकिल में करंट बेटा पॉजिटिव था, आधी साइकिल में करंट निगेटिव था, यहां पर 0 है, यहां पर t/2 है, यहां पर टाइम t के बराबर है। सो फॉर फुल साइकिल में अगर हम लोग देखेंगे तो करंट की जो मीन वैल्यू है, करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो बेटा 0 के बराबर आती है, क्योंकि आधी साइकिल में करंट पॉजिटिव है और आधी साइकिल में करंट निगेटिव है। तो ये चीज देख करके भी समझ में आ जाती है कि भाई आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितना हो गया? 0 के बराबर, राइट? अब हम लोग आगे की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। जरा, ये तो फुल साइकिल के लिए खेल हो गया, जरा हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, यानी कि फॉर हाफ साइकिल आधे साइकिल में बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू तुम्हारी निकल करके आएगी इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। भाई मैंने क्या किया, मैंने इस i की जगह उसकी वैल्यू को रख दिया, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो चेक कर लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। और इसमें बेटा हम लोग लगाने वाले हैं लिमिट, क्योंकि हम आधे में बात कर रहे हैं तो हम भी 0 से t/2, यहां भी 0 से t/2, ये हम लोग लिमिट्स अप्लाई करने वाले हैं। अब आ जाइए, इसको मैं तुरंत इंटीग्रेट करके आपको दिखा देता हूं। सो आई एवरेज की वैल्यू सॉल्व होकर के आने वाली है। देखो आई नॉट कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, चेन रूल अप्लाई करने के बाद, वो भी 0 से लेकर के t/2 तक। सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन t के बराबर होता है, 0 से t/2 तक लिमिट लगाने के बाद। अगेन चेक कर लो, माइनस कांस्टेंट है आई नॉट बटे ओमेगा, पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी बचा है तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहां पर हो जाएगा अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट दिस। ठीक है, ये 2 बेटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 आई नॉट अपॉन ये t और ये ओमेगा नीचे रह जाएगा तो ओमेगा t बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, ये देखो क्या बन गया है, दिस इज कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, देखो हम सबको ये बात पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन t के बराबर है, इसी को ओमेगा बराबर 2 पाई f भी लिखा जाता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से पता चलता है कि ओमेगा टी आपका 2 पाई के बराबर है। तो जहां भी डेरिवेशन में ओमेगा टी आ रहा है हम लोग वहां पे 360 डिग्री यानी कि 2 पाई वहां पर हम लिख सकते हैं। तो माइनस का 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। सिमिलरली यहां पर भी बन जाएगा cos 2 पाई बाई 2 यानी कि cos पाई माइनस 1। सो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, माइनस का आई नॉट बटे पाई। cos पाई जो होता है बेटा वो -1 होता है, मैं यहां लिख रहा हूं cos पाई cos 3 पाई cos 5 पाई cos 7 पाई, यानी कि जब ऑड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है -1, जबकि cos में 0 हो, cos में 2 पाई हो, cos में 4 पाई हो, cos में 6 पाई हो, तो इन सब की वैल्यू कितनी आती है +1 के बराबर। यानी cos के अंदर अगर ऑड पाई है तो -1, cos के अंदर इवन पाई है तो +1, राइट। तो ये cos पाई है, ऑड है, सो इट इज -1, तो ये बेटा बन जाएगा माइनस का आई नॉट बटे पाई टाइम्स -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और वैल्यू आ गई 2 आई नॉट अपॉन पाई के बराबर। दिस इज द एवरेज वैल्यू
दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इज इट राइट एवरीवन? लेकिन ये एवरेज वैल्यू कहां पर है? हाफ साइकिल में है। फटाफट जरा बता दीजिए, ये एवरेज वैल्यू कहां पर है? हाफ साइकिल में है। क्या ये पूरा इंटीग्रेशन आपको तुरंत समझ में आ गया है? इज इट 100% क्लियर एवरीवन? बता दो बेटा, क्या ये आप सभी को 100% क्लियर समझ में आ गया है? आग लगा दीजिए भाई सब लोग जरा। हाँ, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है? यस, ठीक। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। बेटा सेम चीज वी कैन राइट फॉर ईएमएफ। फॉर ईएमएफ उसमें भी आप एवरेज वैल्यू लिख सकते हो। कितनी? दैट इज अगेन 2/पाई टाइम्स ई नॉट। उसकी भी एवरेज वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब आपका अगर मन है तो आप ये 2/पाई वाला टर्म आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे ही 2/पाई को आप सॉल्व करोगे, चेक करो, 2 डिवाइडेड बाई 3.14, जैसे डिवाइड करोगे 0.637 आ जाएगा। 0.637 ऑफ ई नॉट, राइट? यानी कि मैं इसी को लिख सकता हूं 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट? ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% जो होता है वही एवरेज वैल्यू होता है हाफ साइकिल में। बिल्कुल ऐसे ही करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 63.7% जो होता है वही हमारा एवरेज वैल्यू होता है आपका हाफ साइकिल में। ठीक है भाई, है ना? चलिए एक बार और जल्दी से मैं आपको फटाक से आरएमएस वैल्यू बता देता हूं तो आप सबको 100% फील आ जाएगा। फिर यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग को दिक्कत आ रही है और आपकी दिक्कत हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो जरा देखते हैं। देखो, करंट की जो वैल्यू है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यहां से बेटा आई करंट निकल रहा होगा, इसमें फ्लो हो रहा होगा, तो ये टी टाइम में कुछ ना कुछ हीट जनरेट करेगा। इस बार टी टाइम में कुछ ना कुछ हीट जनरेट करेगा। इस बार मैं चाहता हूं कि सेम हीट उसी सेम टाइम में जनरेट हो जाए, बट बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट। डीसी करंट से उसी रजिस्टर में सेम उसी टाइम में सेम उतना ही हीट जनरेट हो जाए, उतना ही हीट जनरेट हो जाए, राइट? तो कितना करंट आखिर हमें फ्लो करवाना पड़ जाएगा इस बार। पिछली बार जो करंट था देखो वो तो अल्टरनेटिंग करंट था। अभी लेकिन जो करंट है वो एक कांस्टेंट करंट है, तो उस कांस्टेंट करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। वही वैल्यू कहलाती है आरएमएस वैल्यू। वही वैल्यू क्या कहलाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वही कहलाती है आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये वो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट है विच विल क्रिएट सेम हीटिंग इफेक्ट इन द सेम टाइम एज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट। मैं लिख रहा हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ direct current which will create same heating effect in a resistor as done by alternating current in same टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में ऑल्टरनेटिंग करंट उस रजिस्टर में जितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था उतना ही हीटिंग इफेक्ट मेरे को फिर से क्रिएट कराना है, बट बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट। तो वो डायरेक्ट करंट कितना होगा? दैट विल बी आरएमएस, राइट? आरएमएस लिखने का तरीका क्या है? तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि उल्टा लिखते हैं। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले आप उल्टा लिखो, यानी करंट का पहले स्क्वायर लिखो, फिर आप करंट का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हो भैया? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी बटे इंटीग्रेशन डी, फिर क्या लगा दो? रूट। तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस,
राइट। आरएमएस लिखने का ये सिंपल सा तरीका। अब आ जाइए, मैं आपको पहले फॉर फुल साइकिल निकाल के दिखाता हूं। फॉर फुल साइकिल, अब एक चीज सोचो, फुल साइकिल में बेटा जो करंट होता है वो करंट तुम्हारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यानी करंट आपका माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट के बीच में होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू तो उसकी कितनी थी, 0। आई एवरेज फुल साइकिल में कितना आ गया था हमारा, 0 के बराबर। लेकिन खुद सोचो, यहां पे करंट का एवरेज था, बट इस बार जो हम निकाल रहे हैं, हम करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं। तो जब करंट का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इस बार आरएमएस वैल्यू 0 नहीं आएगी। आरएमएस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं आएगी। क्या इस बात का फील आया है? फटाफट हार्ट स्पैम करके बता दीजिए। क्या इस बात का फील आया है? फटाफट हार्ट स्पैम करके सब लोग भैया एक बार बता दो, फिर मैं आपको वैल्यू डिराइव करना सिखा दूं, तुरंत वैल्यू डिराइव करना सिखा दूं भाई। फटाफट बता दो जरा एक बार सब लोग, ठीक है। अब आरएमएस में क्योंकि यार दो दो इंटीग्रेशन है, यानी कि आई स्क्वायर डी टी वाला इंटीग्रेशन है, फुल साइकिल की बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर के t तक हम लोग करेंगे। तो ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी, वो भी लिमिट लगेगी भैया 0 से लेकर t तक। सही है, वेरी गुड, ठीक है। चैट बंद करते हैं, चैट बंद करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सभी लोग सुनेंगे। आई नॉट स्क्वायर बेटा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो, हम सबको ट्रिग्नोमेट्री में दो चार फॉर्मूले तो यार पता ही होते हैं, है ना। एक फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये वैल्यू आप यहां पर यूज करो, है ना। ये वैल्यू आप यहां पर यूज करो, 0 से t तक करना था, ठीक। 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन है भाई 0 से लेकर t तक का। 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर करो, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पूरा पूरा बाहर हो गया। अंदर तुम्हारा बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, राइट। इसमें भी लिमिट है 0 से t, इसमें भी लिमिट है 0 से t, क्योंकि हम लोग फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू 0 यहां पर थी नहीं, आरएमएस वैल्यू है ना। सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ये आपका आ जाएगा t, इसमें भी लिमिट लगेगी 0 से t तक, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और उसमें भी लिमिट लगेगी 0 से लेकर t तक। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ये बनेगा t माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर करो। अंदर बेटा अंदर तुम्हारा बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, 0 से लेकर t तक लिमिट लगेगी, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा। अब फिर से ओमेगा टी की वैल्यू अभी मैंने पीछे आपको बताया था 2 पाई होती है, तो साइन 2 ओमेगा टी करोगे तो बेटा साइन 4 पाई बन जाएगा, राइट। माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, चाहे साइन पाई हो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो, साइन के अंदर अगर पाई का मल्टीपल आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया वो भी 0 हो गया, तो t माइनस 0 हो गया। यानी कि इस इंटीग्रेशन की जब बेटा हम लोगों ने वैल्यू निकाली है तो वो आ गई है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी के बराबर, ठीक है। ये ऊपर वाला ये वाला इंटीग्रेशन है। अब आ जाओ नीचे वाला इंटीग्रेशन भी मैं आपको करके दिखा दूं। नीचे वाला इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल था, इंटीग्रल डी टी है तो वो तो सिंपल ही है भैया, टी आ जाएगा 0 से लेकर टी तक हो जाएगा, टी माइनस 0 बनेगा तो ये कैपिटल टी बन जाएगा। यहां से बेटा करंट की आरएमएस वैल्यू तुम्हारी निकल कर आएगी अंडर रूट के अंदर। पीछे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो क्या थी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी,
इंटू टी डिवाइडेड बाई नीचे वाला इंटीग्रेशन टी के बराबर था, टी से टी आपका कैंसिल हो गया, और आई नॉट स्क्वायर बाई 2 है ना, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के क्या आ गई, आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 के बराबर। ये करंट की आरएमएस वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से ईएमएफ की भी आरएमएस वैल्यू हो सकती है, दैट इज ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, राइट। आपका कोई भी एसी एमीटर या वोल्ट मीटर जो होता है, एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड एवरेज वैल्यू। हमेशा कौन सी वैल्यू बताता है, एवरेज मतलब आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बताता है भैया, ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एज वेल एज करंट। तो जनरली जो क्वेश्चंस में हमें डेटा गिवन होता है वो आईआरएमएस और ईआरएमएस का होता है। जो 220 वोल्ट है वो आरएमएस वैल्यू है, राइट। तो इस बात को सब लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिलहाल रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.707 आई नॉट के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका 0.707 ई नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये बन जाएगा तुम्हारा 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, राइट है। जरा अब सब लोग बता दो भाई, अब जरा सब लोग एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दो, क्या अब एकदम मामला चकाचक है भाई? क्या अब आरएमएस वैल्यू आपको समझ में आ गया है? क्या एवरेज वैल्यू आपको समझ में आ गया है? देख लो बेटा ये वाला इंटीग्रेशन, अब तो मामला एकदम सही है ना। पिछली क्लास में मैंने यही पढ़ाया था आपको, यही पढ़ाया था, इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, राइट है। हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक। चलो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, हमसे कहा गया इफ द आरएमएस करंट इज इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, यानी कि हमें करंट की आरएमएस वैल्यू पता है वो 5 एम्पियर के बराबर है, और सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है। वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज। कह रहे हैं जब वैल्यू 0 हो जाती है करंट की, उसके 1/300 सेकेंड के बाद आखिर करंट की वैल्यू क्या है। आपके सामने बेटा ऑप्शंस है, तब तक मैं देख लेता हूं समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई 90% को आ गया है, 10% अभी भी है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको भी आएगा, ठीक है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन को जरा देखिए और अटेम्प्ट करिए। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, आरएमएस वैल्यू हमें पता है दैट इज 5 एम्पियर, टाइम है 1/3 सेकेंड्स। हमसे कह रहे हैं करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दीजिए। देखो करंट जो होता है यहां पर वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, राइट। आई नॉट क्या होता है बेटा, दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स आई आरएमएस। भाई अगर आरएमएस वैल्यू होती ना आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट कितना होगा, रूट 2 आई आरएमएस साइन ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ टी हो जाएगा। बस सारा डेटा उठा के इसमें रखना है फटाफट, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जल्दी से मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल सब लोग सॉल्व करो जरा, तो फटाफट सॉल्व करिए। हाँ सो दिस इज अंडर रूट 2 आई आर एम एस हमारा कितना है 5 एम्पियर, साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 के बराबर, टाइम है 1/300 के बराबर, ठीक। सो दिस विल बिकम 5 अंडर रूट 2 इंटू साइन ऑफ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 5 और 2 यानी 10 से एक जीरो और कैंसिल, तो ये फाइनली बन रहा है साइन पाई/3। पाई/3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 के बराबर, ठीक है, अंडर रूट 3/2 के बराबर। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखो रूट 2 से यहां का एक रूट 2 कैंसिल होगा, 5 रूट 3/√2 आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा दिखाई पड़ रहा है, बी पार्ट।
करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा है? बी पार्ट। 42.96% बच्चों को बात समझ में आई है। 36 और ये सब देखो ये लोग गड़बड़ कर दिए हैं। फिलहाल सबसे आगे हैं रवि सोलंकी, सिद्धार्थ, शिवम, राज बहादुर, सुप्रिया। वेरी गुड, आप सबको समझ में आया। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपसे सिंपली ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम जीरो। देखो करंट की वैल्यू जीरो कब थी? जब टाइम जीरो था तो साइन जीरो बन रहा था, साइन जीरो जीरो होता है, उस समय करंट जीरो था, यानी इनिशियली करंट जीरो ही था, राइट? तो जब करंट जीरो था उसके 1/300 सेकेंड के बाद आपको करंट बताना था। कुछ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं इन एन एसी सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 423 वोल्ट्स, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज। इफेक्टिव वोल्टेज इसका कितना होगा? इफेक्टिव का मतलब होता है आरएमएस। ठीक है, कह रहे हैं वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू अगर है 423 वोल्ट के बराबर तो इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू इसका मतलब होता है आरएमएस। ठीक है ना, इफेक्टिव वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज भी तुमसे पूछ सकते थे, एक ही बात है, इनका मतलब होता है आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट? तो आपको बस आरएमएस बताना है यार, एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है, यानी ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 करना है आप लोगों को। ठीक, डिवाइडेड बाई √2, तो ये बन जाएगा 423 अपॉन 1.414। फटाफट सॉल्व कर डालिए। बस, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ? 300 वोल्ट के बराबर। मोस्ट अप्रोप्रिएट हुआ 300 वोल्ट के बराबर। 28% बच्चों का सही है, 28% बच्चों का सही है। ये देखो बाकी सब लोगों ने गलत कर दिया। क्यों गलत कर रहे हो भाई? हैरी, हर्ष, साइली, इस्माइल, सीरत, वेरी गुड। समझ में आया है क्या आप सबको? बोलो यार, समझ में आया है क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से यार एक बार हार्ड स्पैम कर दो अगर बात समझ में आ रही है तो। आयुषी कह रही है सर आंसर सी है। अच्छा, चेक कर लेते हैं भाई। मैक्सिमम वैल्यू है 423 और इफेक्टिव वोल्टेज पूछ रहे हैं, यानी कि आरएमएस पूछ रहे हैं। तो आरएमएस होता है हमारा ई नॉट बाई √2। तो बेटा √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ठीक है, ये 2 है, इसका रूट 1.414, इसका रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाइड बाई 423 कर दो। 299.106 आ रहा है बेटा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 300 वोल्ट हो गया, 300 वोल्ट हो गया। ठीक है, 300 वोल्ट ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पीक वोल्टेज अगर 220 वोल्ट का है, मैक्सिमम वैल्यू अगर 220 वोल्ट का है, ओहो हो, पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एसी मेंस इज। आपसे पीक वोल्टेज पूछ रहे हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसे लिखते हैं ना कि भाई 220 वोल्ट एसी मेंस है, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है बेटा? ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू अगर 220 वोल्ट है तो आपको बताना है यहां पर कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। और ये तो मैंने कल सीधे सीधे डेटा ही बताया था लास्ट क्लास में आपको। बोलो भाई। फटाफट सॉल्व करो भाई। ई नॉट बराबर आरएमएस टाइम्स √2। तो बस 220 में √2 यानी 1.414 का हम करेंगे मल्टीप्लाई। 220 इंटू 1.414, तो तुम्हारा 311 के आसपास आ जाएगा, इतने वोल्ट्स के बराबर, राइट? सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी पार्ट।
करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 311 वोल्ट के बराबर। यानी कि हम लोग के घर में जो करंट आता है वो भले 220 वोल्ट बोला जाता है वोल्टेज, बट मैक्सिमम वोल्टेज आपके घर में कितना आ सकता है, 311 वोल्ट के बराबर। 55% बच्चों का सही है। बाकी लोग गधे हो क्या है? बाकी लोग गधे ही हो क्या भाई? ये 311 तो पिछली क्लास में डायरेक्ट आपको बताया था है? आदित्य, शिवम, राज बहादुर, सौरभ, स्वप्निल, वेरी गुड भाई। बाकी लोग कहां दिमाग है तुम्हारा? चैट में लगे पड़े हो क्या आपस में है? ये तौसिफ कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। तौसिफ से बड़ा हो गया है जो तुमसे ना हो पाएगा है? लगे पड़े हैं। यूवी चौधरी, सुधर जाओ चौधरी साहब है। थोड़ा सा क्वेश्चंस पर ध्यान दो बेटा। आपस में चैट में ही लगे रहोगे कोई फायदा नहीं है। ये जो टाइम आप लोगों का निकल रहा है ना, ये मोस्ट प्रीशियस टाइम है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो जनरली मैं इस तरह की ज्यादा बात करता नहीं हूं क्लासेस में, लेकिन थोड़ा सा ये याद रखो कि तुम क्लास 12th में हो और ये तुम्हारे करियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। लास्ट फेज है एकदम। आखिरी का 4-6 महीना रह गया आपके पास, बस सिर्फ 4-6 महीना आखिरी का रह गया है। इसके बाद चाहो तो थोड़ी मेहनत करके कोई अच्छा कॉलेज ले लो, आपकी लाइन सेट हो जाएगी आगे, ठीक। अदरवाइज भटकते रहो फिर। देखो इंटरमीडिएट अगर आप कायदे से कर लेते हो तो अच्छे से इंटरमीडिएट करने के बाद कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है, करियर सेट होने लगता है, आपको एक लाइन मिल जाती है, भाई इस लाइन में मेहनत करनी है। और जब इंटरमीडिएट अच्छे से नहीं होता है तो फिर कोई बेकार से कॉलेज से आप बीएससी करोगे या कहीं से इधर उधर से बीटेक कर लोगे प्राइवेट कॉलेज से, तो उसके बाद कुछ होना नहीं है। समझ रहे हैं आप? प्राइवेट किसी बेकार से कॉलेज से बीटेक करने के बाद 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है। और एक चीज मैं और बता दूं, बीटेक किसी भी ब्रांच से करो, अल्टीमेटली घूम फिर के नौकरी सीएस वालों की ही करनी होती है जाकर के। ये भी एकदम सही बात है। तो आप सब लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आप 12th क्लास में है, आप लोग 9th और 10th क्लास में नहीं है जहां पे आपको ये सब चीजें बार बार समझाया जाए। समझ रहे हो भाई? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा, और ध्यान से अटेम्प्ट करो यार। या फिर कहो तो फिर मैं बोल करके ब्लॉक करवाना शुरू करूं, ये मुटका मुटका क्या लिख रहे हो सब लोग आपस में यार? क्या तमीज है ये? अभी सब ब्लॉक हो जाओगे और परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। फिर मेरे पास मैसेज करते रहना, सर प्लीज अनब्लॉक करवा दो सर, हम तो ये कर रहे थे वो कर रहे थे। फिर यही करोगे, मेरे पास भेजोगे मैसेज, परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे आप लोग। थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन रखिए अपनी क्लास की। चलिए फिलहाल वापस आते हैं, फेजर्स क्या है और फेजर डायग्राम क्या है उसकी बात करते हैं। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले इस चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले इस चैप्टर में जो करंट है वो भी लगातार चेंज हो रहा है, जो ईएमएफ है वो भी लगातार चेंज हो रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेटा फेजर बनाते हैं। फेजर क्या है? फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर क्या है? एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर है। टू रिप्रेजेंट द value of alternating EMF and current। ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जरा सोचो कि ईएमएफ हमारा है फॉर एग्जांपल ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहला है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि दिस पीक ईएमएफ। दूसरी चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ओमेगा टी। ये ओमेगा टी बेटा क्योंकि साइन के अंदर है तो एक हिसाब से है तो एंगल ही, भाई साइन के अंदर थीटा होता है ना, तो अगर ओमेगा टी की बात करें तो ये है तो एंगल ही। इसी को यहां पर कहा जाता है फेज। क्या कहते हैं? फेज।
राइट, दिस इज नोन एज फेज एंगल। तो किसी भी ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए या करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, करंट में भी सेम चीज होती है, देखो करंट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहां पर भी दो ही चीज है, करंट का पीक वैल्यू है या फिर उसका एंगल है, ठीक, दो ही चीज है। तो कहने का मतलब इस वाले चैप्टर में हमें अगर ये दो चीजें पता हैं, यानी कि हमें एम्पलीट्यूड पता हो और हमें फेज एंगल अगर पता है, तो हम ईएमएफ भी जानते हैं और हम करंट भी जानते हैं, राइट। तो फेजर में हम यही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूं और सर्किल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो देखना, ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक एक्स और वाई एक्सिस मैंने ऐसे सिंपली जो है समझ लो बना रखा है, ठीक। और मैं यहां पर सबसे पहले इस डायग्राम में मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल का रेडियस हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, राइट। तो यहां पर मैं एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखो वो एरो ये रहा, वो एरो ये रहा, इस एरो का जो लेंथ है वही यहां पर रेडियस है, सबको ये बात पता है, ठीक। और एरो का जो लेंथ मैं बनाऊंगा, अगर मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एरो का लेंथ ई नॉट के बराबर होगा। जो ई नॉट की वैल्यू, अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 यूनिट होगा, ये 220 वोल्ट है तो ये भी 220 यूनिट के बराबर होगा रेडियस, राइट। और ये वाला जो एंगल है वो एंगल मैं यहां दिखा दूंगा, ये हो गया फेज एंगल और ये हो गया ईएमएफ। अब आप सोचो, जब ये फेज एंगल 0 रहा होगा तो वैल्यू हो गई ई नॉट साइन 0 के बराबर, यानी ईएमएफ कितना था, 0 के बराबर। जैसे जैसे ये एंगल बेटा बढ़ता जाएगा, जरा चेक कर लो, ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है, राइट। तो ये लगातार ईएमएफ जो है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन दिस ओमेगा टी, डिपेंडिंग ऑन दिस फेज एंगल। जैसे जैसे फेज एंगल चेंज होगा वैसे वैसे, राइट। अब जरा यहां पर एक चीज आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि भाई इनिशियल वैल्यू ईएमएफ की क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ ईएमएफ अकॉर्डिंग टू दिस फेजर डायग्राम। इनिशियल वैल्यू ऑफ ईएमएफ बेटा कितना है, जरा बता दो इस फेजर के अकॉर्डिंग। दैट इज ई नॉट साइन, इनिशियल वैल्यू है तो टाइम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अगला डायग्राम देखो जरा, अगला डायग्राम देखो जरा। अगला डायग्राम देखिएगा जरा, तो इस बार आपको एक एंगल यहां पर पहले से गिवन है, ये वाला। दिस एंगल इज लेट अस सपोज सम फाई एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज ई नॉट, राइट। तो अब अगर मैं ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखूंगा इस वाले फेजर डायग्राम के लिए, तो वो हो जाना है ना भाई, रेडियस ई नॉट के बराबर है, तो ई नॉट साइन। अब एंगल बेटा, टोटल एंगल कितना है इस एरो का, इस एरो का टोटल एंगल अगर मैं देखूं तो दैट एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाई। टोटल एंगल कितना भैया, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। क्लियर है, चेक कर लो सब लोग। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि बेटा इनिशियल ईएमएफ कितना है, इनिशियल वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना है, यहां पर ईएमएफ की इनिशियल वैल्यू कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं तो आप टाइम की जगह 0 रखेंगे और इनिशियल वैल्यू बताएंगे ई नॉट साइन फाई के बराबर, राइट। ये डायग्राम हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई इनिशियल फेज इस बार 0 नहीं है, यहां पर इनिशियली एंगल कितना था, 0 के बराबर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इनिशियल फेज एंगल कितना है, 0। इनिशियल फेज एंगल जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, 0 के बराबर। बट यहां पर अगर मैं आपसे कहूं इनिशियली कितना एंगल है, तो आप कहोगे सर यहां से शुरू हो रहा है, जब टाइम 0 था तो ये यहां पर था, यहां से शुरू हो रहा है, यानी कि इनिशियली एंगल कितना है बेटा, फाई के बराबर,
राइट। इनिशियली फेज एंगल कितना है, फाई के बराबर। तो मैं लिख रहा हूं कि ये जो फाई आया ना, ये फाई जो आया, वो फाई क्या चीज है यहां पर, दैट इज इनिशियल फेज, राइट। दिस इज इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल, क्लियर है क्या, इनिशियल फेज एंगल दैट इज फाई। तो ये खेल है फेजर का। फेजर के थ्रू, एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू आप, है ना, रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू आप ईएमएफ की वैल्यू को बता सकते हैं, राइट। क्लियर है। चलिए अगला देखो भाई, नेक्स्ट देखो बेटा, अगला देखो। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं फिर से फेजर बना रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं फेजर बना रहा हूं और अगेन दिस एंगल इज ओमेगा टी, और इस बार जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो आई नॉट के बराबर है। यानी कि यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये फेजर किसका है, करंट का है, और ये करंट की वैल्यू बता रहा है कितने के बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। बोलो ये बात सबको समझ में आई होगी, एकदम सिंपल सी बात है यार। देखो दो ही चीज तो होती है, एक रेडियस और एक एंगल, ठीक। रेडियस आई नॉट है और एंगल ओमेगा टी के बराबर है, राइट। अब अगली चीज देखो जरा, देखो सब लोग अगली चीज, हाँ अब देखना है इस बार क्या हो रहा है। इस बार फिर से वही वाला खेल है, क्या कि एक ये वाला एंगल क्वेश्चन में या डायग्राम में आपको ऐसा गिवन है, ये आई नॉट गिवन है, एंड दिस एंगल इज फाई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई करंट की वैल्यू इस वाले फेजर से आप क्या बताएंगे, तो ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो भाई, तो इससे ये पता चल गया कि भाई जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो करंट यहां पर था, यानी करंट इनिशियली फाई एंगल बना रहा था, यानी कि टी बराबर जीरो पर करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो नहीं थी। ये मतलब यहां से समझ में आया। क्या आप सभी को बात समझ में आई? जल्दी से हार्ड स्पैम करो। क्या आप सभी को फेजर समझ में आया? फेजर किस तरीके से ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से हार्ड स्पैम करो। अगर बात क्लियर है, बात समझ में आई है, फटाफट हार्ड स्पैम करो। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये तो था फेजर, ठीक। यहां पर मैंने आपको दिखाया है, ये दो फेजर डायग्राम मैंने दिखाए हैं, ये दो फेजर्स आपको दिखाए हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग ईएमएफ। ईएमएफ को यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने कि भाई दो ही चीज होती है, एक ई नॉट और एक एंगल ओमेगा टी, राइट। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर भी देखो ई नॉट है और एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये बन गया ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। यहां पर भी करंट के लिए मैंने दिखाया कि भाई आई नॉट है और एंगल है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं क्या करने चल रहा हूं, अब मैं एक ही डायग्राम में, देखिएगा, अब मैं एक ही डायग्राम में दोनों को दिखाने चल रहा हूं। एक ही डायग्राम में बेटा दोनों को दिखाने चल रहा हूं। देखो एक ही डायग्राम में अब हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से सब लोग समझना। ये वाला एंगल इस बार कुछ ओमेगा टी के बराबर है,
या फिर ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आपका ओमेगा टी के बराबर है और ये वाला एंगल आपका फाई के बराबर है। ये जो रेड वाला है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ई नॉट, और जो ग्रीन वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आई नॉट। डायग्राम देखो भैया ध्यान से सब लोग, ये वाला फेजर डायग्राम देखो। तो फेजर डायग्राम एक ही डायग्राम में ईएमएफ और करंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। फेजर डायग्राम से आप ईएमएफ और करंट दोनों को एक ही से समझ जाते हो। अब यहां पर जरा सब लोग मेरे को बताओ, अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो क्या ईएमएफ आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक, और करंट यहां से आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। बेटा देख लो सब लोग, सही है, राइट? हाँ सुहानी बेटा वेरी गुड। ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट देखो सुहानी चेक करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक ही डायग्राम में पहले तो ईएमएफ और करंट दोनों मिल गया। दूसरी बात अब इसको यह पता चल रहा है कि यार करंट का मैग्नीट्यूड ईएमएफ से छोटा है, तो भैया होना भी चाहिए, क्योंकि करंट होता है ई नॉट बराबर, सॉरी आई नॉट बराबर ई नॉट बटे आर, है ना। रेजिस्टेंस का जब डिवाइड करो तब करंट मिलता है, तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड से छोटा है। ईएमएफ का एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट 311 वोल्ट हो सकता है, लेकिन करंट तो यार 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर का होगा, राइट। तो करंट छोटा है, ईएमएफ बड़ा है। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि सर करंट आगे है। इस डायग्राम से अपने को एक बात और समझ में आई कि करंट इज अहेड, मतलब आगे, करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाई फेज एंगल, बाई फेज एंगल पाई, राइट। एक चीज और समझ में आई कि करंट जो है वो ईएमएफ से आगे है, और डिफरेंस बेटा कितने का है, फेज डिफरेंस कितने का है, फाई के बराबर। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितने का है, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो फेज डिफरेंस जो है बेटा वो फाई के बराबर है, राइट। फेज डिफरेंस फाई के बराबर है, और साफ साफ पता चल रहा है कि करंट इज अहेड ऑफ, करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट, है ना, कि ईएमएफ पीछे है करंट से या करंट आगे है ईएमएफ से। तो किसी भी फेजर डायग्राम का बस यही काम है कि वो हमें यह बता दे कि ईएमएफ की वैल्यू क्या है, हमें बता दे करंट की वैल्यू क्या है, और दोनों में कौन आगे है कौन पीछे है, और कितना आगे है कितना पीछे है, बस। क्या आप सभी को फेजर 100% समझ में आ गया है बेटा? फटाफट जरा हार्ट स्पैम करके सब लोग बता दीजिए। अगर बात एकदम 100% क्लियर है तो सब लोग जरा हार्ड स्पैम कर दीजिए एक बार तो। बताओ भाई। हाँ चल नहीं रहा क्या चैट? ठीक है, ठीक है।
तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और मेन एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अपना मेन एनालिसिस है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी कि ऐसे सर्किट की बात करने चल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है। ठीक है, हाँ चलिए अब सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनो, चैट को फिर से बंद करते हैं और डिटेल में जरा एनालाइज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा वैसे ये वाला एनालिसिस है कि एक रजिस्टर है और उसके साथ हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ दिया है। तो ये सोर्स का जो ईएमएफ है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और ये मान लो इधर की तरफ ये कुछ करंट ऐसा दे रहा है, राइट। एज वी नो ईएमएफ की वैल्यू भाई ई नॉट साइन ओमेगा टी है। देखो इस तरह के जो भी हम लोग सर्किट का एनालिसिस आज कर रहे हैं, एक दो या तीन जो भी सर्किट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे, सभी में बेटा ईएमएफ गिवन होगा और हमारा काम होगा करंट को निकालना। ठीक, ईएमएफ हमें पता है, हमारा काम है करंट को निकालना कि करंट की वैल्यू क्या है, करंट आगे है या करंट पीछे है। ठीक, ये हमारा काम है। ठीक, ईएमएफ हमें पता है और अपने को यह भी पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप कह सकते हो कि करंट जो होता है वो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस होता है। सो दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई ई नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट बटे आर को ही हम लोग कह सकते हैं आई नॉट। तो ये बन जाएगा तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, राइट। ईएमएफ की वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो बेटा फेजर डायग्राम में देखो अब मैं बार बार सर्कल नहीं बनाऊंगा क्योंकि बार बार उतना अच्छा सर्किट बना पाना पॉसिबल नहीं है। मान लो एक बार मैं यहां बना भी दूंगा भाई, मैं तो सॉफ्टवेयर से मान लो बना दूंगा, यहाँ पे है मेरे पास टूल्स, लेकिन आप लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम बढ़िया सर्किल हमेशा बनाते फिरे हर क्वेश्चन में। तो अब सर्किल को गायब करते हैं, बाकी सारी चीजें रहेंगी, राइट। कहने का मतलब अगर मैं ईएमएफ की बात करूंगा तो ये रहा ईएमएफ का आपका वेक्टर, राइट। और कितना एंगल बना रहा है भैया, ओमेगा टी के बराबर, चेक कर लो। ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है और एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी के बराबर। करंट की बात करेंगे तो करंट भी इसी लाइन पर आ जाएगा, बस थोड़ा छोटा होगा उससे भाई, क्योंकि आई नॉट जो है वो ई नॉट बटे आर है ना, तो करंट थोड़ा छोटा हो जाएगा बट एंगल जो है प्यारे बच्चों वो सेम हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट हमारा क्या निकल करके आया कि ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, current and EMF are in same phase for purely resistive circuit, for purely resistive circuit। किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, यानी कि जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है बस, तो वहां पर करंट और ईएमएफ दोनों ही सेम फेज में होते हैं, राइट। सेम फेज का मतलब समझ रहे हो, दोनों के लिए जो एंगल है वो सेम है, राइट है। एक ही समय पर दोनों मैक्सिमम होंगे, एक ही समय पर दोनों मिनिमम होंगे। क्या ये बात 100% क्लियर है? और इस रिजल्ट को रट डालो, क्या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होंगे, रट डालो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होंगे। यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 के बराबर। फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 के बराबर, राइट है। फेज डिफरेंस को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो ये रिजल्ट को बेटा सब लोग जो है एकदम से याद कर लीजिए। अगला है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L के बराबर है, और उसके साथ अगर मैं कोई एक एसी सोर्स जोड़ दूं तो ईएमएफ फिर से भैया ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। कुछ ना कुछ ये करंट देगा, हमें फिर से वही करंट के बारे में निकालना है। तो अपने को फिर से पता है कि जो ईएमएफ है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक, अब दिमाग हम लोग को यही लगाना है बेटा कि करंट आखिर क्या होगा। तो किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए, किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? फॉर एनी इंडक्टर कॉइल, किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? माइनस एल डी आई ओवर डी टी। अगर आप लोग को याद हो, देखो पिछली बार भी हमें ईएमएफ पता था, करंट निकालना था, तो हमने ओम्स लॉ लगाया, यानी कि भाई करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन था? तो V बराबर आई आर होता है, I बराबर V बटे आर होता है, राइट। यहां पर भी हम वही चीज ढूंढ रहे हैं कि भाई यहां पर आखिर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आखिर हमने क्या पढ़ रखा है। तो पिछले चैप्टर में हम सबने सेल्फ इंडक्टेंस ये सब पढ़ रखा था, है ना। सो ईएमएफ की वैल्यू क्या थी? माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो यहां से बेटा आप वैल्यू लिखो, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो यहां से आपको डी आई मिलेगा, कितना मिलेगा? बाकी सारी चीजों को इधर भेजो, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। इसी को अगर दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या हम सबको करंट मिल जाएगा? भाई करंट ही तो पता करना था, ईएमएफ पता था, ठीक, करंट हमें निकालना था। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई, दैट इज करंट, माइनस ई नॉट बटे एल कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल के अकॉर्डिंग एक ओमेगा और आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू आ गई बेटा ई नॉट बटे ओमेगा एल, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया। अंदर क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी, राइट। ध्यान से सब लोग देख लो भाई, करंट का जब एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं तो कॉस के अलावा जो भी टर्म यहां पर है यही तो एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इट शुड बी लाइक आई नॉट, है ना, ठीक है, यही एम्पलीट्यूड होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे ईएमएफ बटे ओमेगा एल लिखा हुआ है। देखो पिछली बार जब हमने देखा था तो ई नॉट ईएमएफ बटे क्या लिखा था? रेजिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ के नीचे जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस टाइप की चीज होती है। बट यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखा हुआ है? ओमेगा एल, राइट। तो एक नई चीज यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो नई चीज है रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। रिएक्टेंस, वो भी कौन सा रिएक्टेंस? क्योंकि इंडक्शन कॉइल आप पढ़ रहे हो तो इसी को नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक। उसको XL से डिनोट करते हैं। ये जो नीचे लिखा था ना ओमेगा एल, इसी ओमेगा एल को एक नया नाम दिया गया XL, राइट। XL नया नाम दिया गया क्योंकि वो रेजिस्टेंस जैसी चीज है बट रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड सिर्फ रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है बेटा। तो ये बन जाएगा ई नॉट बटे XL कॉस ओमेगा टी। अब ई नॉट बटे XL को आप क्या लिख सकते हो? आई नॉट। सो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कुछ इस तरीके का हमारा वैल्यू निकल करके आ गया, वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाई XL। भाई पिछली बार आई नॉट क्या था हमारा? दैट वाज ई नॉट बाई आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया था। तो इस बार हमने रेजिस्टेंस से ना करके XL से डिवाइड किया, और XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। XL का यूनिट भी वही है, ओम। XL का यूनिट भी क्या है? ओम। जो रेजिस्टेंस का होता है वही रिएक्टेंस का भी होता है, बस नाम अलग है, राइट। तो रजिस्टर के लिए टर्म क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। लेकिन इंडक्टर के लिए, कॉइल के लिए क्या टर्म है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर, राइट। अब अगर मैं फेजर डायग्राम बनाने पे आऊं, करंट की वैल्यू तो आई चुकी है, अब अगर मैं फेजर बनाने पे आऊं तो ये पता चल रहा है सर इसका ईएमएफ ई नॉट है, मतलब एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड सर आई नॉट है, इसका एंगल ओमेगा टी सर, इसका भी ओमेगा टी। लेकिन गलत।
देखो जब तुम कंपेयर करते हो तो कंपेयर के लिए दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए ना, यहां भी साइन था यहां भी साइन था, तो हमने देखा इसमें भी एंगल ओमेगा टी इसमें भी एंगल ओमेगा टी, राइट। लेकिन बेटा इस बार क्या है, ये तो साइन में है और ये वाला टर्म तुम्हारा कॉस में है, तो इस कॉस को या तो साइन में बदलो या तो इस साइन को कॉस में बदलो, मतलब एक तरीके का टर्म लाओ तब तो कंपेयर करेंगे हम। तो हम लोग इस कॉस को लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, इस कॉस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह का भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, बताओ कमेंट करो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा के बराबर, राइट। तो हम भी साइन 90 माइनस थीटा लिख दे रहे हैं, है ना। अच्छा सर, ठीक है। अब इसमें भी एक लोचा है, क्या लोचा है भाई, लोचा ये है कि सर यहां पर जो ओमेगा टी था वो पॉजिटिव था, ठीक सर, यहां पर ओमेगा टी पॉजिटिव था, सर यहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव है, अच्छी बात है, यहां भी ओमेगा पॉजिटिव है, बट सर यहां का ओमेगा सर निगेटिव आ रहा है, तो सर इस ओमेगा को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, ओमेगा को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या तरीका है, अंदर से माइनस बाहर लाओ, कॉमन माइनस को बाहर ले आओ, जैसे ही माइनस को बाहर ले आओगे अब ये तुम्हारा बनेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर। कुछ बात समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बात समझ में आई है आपको। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर। ये जो माइनस है बेटा, ये माइनस ये वाला माइनस है, ये माइनस कहां से आया था, लेंज लॉ से, ये माइनस कहां से आया था, लेंज लॉ से, राइट। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, राइट। ये लेंज लॉ से आया है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर देता, ध्यान से सुनो सब लोग भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनो सब लोग, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता कि भाई हमको तो सिर्फ ईएमएफ चाहिए, ठीक है, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बताओ भाई, ठीक, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम लोग इस माइनस को यहां से हटा सकते हैं। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता, यानी कि मैं मॉड लगा देता, क्योंकि हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से यहां मतलब है, डायरेक्शन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, राइट है। तो ये भी तुम्हारा प्लस हो जाता, यहां भी बेटा प्लस हो जाता, यहां भी प्लस हो जाता, ये माइनस और माइनस प्लस कर दिया था, इस बार यहां माइनस आ जाता, यहां भी एक माइनस आ जाता, ध्यान से देखो सब लोग, यहां भी एक माइनस आ जाता अंदर, राइट, यहां भी एक माइनस आ जाता, फिर जब यहां से तुम माइनस कॉमन करके लाते वो प्लस हो जाता। कुछ बात समझ में आ रही है। अब ये लिखने की जरूरत यहां पे नहीं है हमें, अब ये लिखने की जरूरत बेटा नहीं है। तो अब हमारा करंट कितना आ गया है, दैट करंट इज आई नॉट, दैट करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हट जाएगा और ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मान लो आप शुरू से माइनस यहां लेके चल गए हो तो यहां पे माइनस रहने दो, ये सब जैसा पहले लिखा था वैसा रहने देना, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पर एक माइनस आएगा, लेकिन वहां लिख देना कि ये माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है भाई, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आप लिख करके दिखा सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान से जरा एक चीज मेरे को कमेंट करके बताओ, इसको देख करके, कि अब ईएमएफ अगर फेजर अभी बनाएंगे हम लोग तो ईएमएफ आगे है, ये बॉक्स में अलग रखो, ठीक है, इसका अभी फिलहाल नीचे काम नहीं है, ऐसे फिर ये, ठीक, ये डेरिवेशन का पैटर्न है हमारा। ईएमएफ हमारा ये है, करंट हमारा ये है। अब बेटा अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ईएमएफ के केस में भैया ई नॉट और एंगल कितना था, ओमेगा टी के बराबर, राइट। बट करंट के केस में अगर हम बात करें तो करंट के केस में आई नॉट तो है, आई नॉट तो है, राइट, यानी करंट का मैक्सिमम वैल्यू तो है, साथ ही साथ एंगल देखो कितना है, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि अब जो करंट है
एम्पलीट्यूड आई नॉट है, लेकिन वो 90 डिग्री बेटा पीछे है। इस बार करंट 90 डिग्री पीछे है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मेरे प्यारे बच्चों ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है। तो यहां लिख रहे हैं करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ by phase difference of पाई बाई 2। ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, ध्यान से सुनना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में थे, फेज डिफरेंस 0 था। लेकिन प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे है और करंट 90 डिग्री पीछे है। प्यारे बच्चों फेजर डायग्राम बोलो क्लियर है क्या? फेजर डायग्राम आप सबको 100% क्लियर है क्या? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा या फिर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है? नहीं नहीं, बनाते ऐसे ही हैं, बाकी हो किसी भी क्वाड्रेंट में सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं अंकित, कह रहे हैं सर हाउ एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। भैया देखो नीचे ईएम, अगर ये करंट है तो करंट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का होता है, यानी साइन या कॉस के अलावा जो कुछ भी है वो आई नॉट है, राइट। अगर ये आई नॉट है, अगर ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है तो करंट जो होता है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस होता है। तो यहां नीचे जो भी लिखा है वो रेजिस्टेंस टाइप की चीज होनी चाहिए, बट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि रजिस्टर नहीं है, यहां तो इंडक्टर है। तो एक नया नाम हमें देना पड़ा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उसको हमने इस ओमेगा एल को क्या लिख दिया? एक्सएल। ओमेगा एल को क्या लिख दिया? एक्सएल। क्लियर है, राइट। तो यही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कह रहे हैं सर ये क्या है? तो ये जो सिंबल है ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये एसी है। सर बाहर माइनस क्यों लिया? हम कॉस ओमेगा टी नहीं लिख सकते डायरेक्ट? कौन सा माइनस की बात कर रहे हो आप? आई थिंक क्या इस वाले माइनस की आप बात कर रहे हैं कि अंदर से माइनस क्यों मार लाए? तो उसका रीजन ये है कि यहां पर ओमेगा पॉजिटिव था बेटा। ओमेगा पॉजिटिव होने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, और यहां पे अगर ओमेगा नेगेटिव हो गया तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और बेटा हमें करना है कंपेयर। अगर कंपेयर करना है तो दोनों एक साथ रोटेट होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? बोलो यार। सर ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक रेजिस्टेंस। जैसा रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल वैसा ही किसी भी कॉइल के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है। रिएक्टेंस इज लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज करते बस। तो सीधी सी बात क्या है कि रजिस्टर के लिए टर्म क्या है? रेजिस्टेंस। और इंडक्टर के लिए टर्म क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बोलो भाई। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है। याद कर लीजिएगा ये वाली लाइन कि भैया करंट पीछे होता है, ईएमएफ आगे होता है, वो भी 90 डिग्री से। ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपसे और करता हूं एक्सेल के बारे में। एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल है। ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखा जा सकता है, तो बेटा एक्सेल को 2 पाई एफ एल भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल की वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा, फॉर डीसी अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट करंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए उसका रिएक्टेंस भी 0 होता है। यानी कि अगर कोई कॉइल हो, इस तरीके का अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल को किसी डीसी के साथ जोड़ दिया जाए,
ठीक है, सेल या बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो करंट ऐसे आएगा, उस करंट के लिए रिएक्टेंस कितना होगा, 0 के बराबर। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था इंडक्टर जो होता है वो करंट में होने वाले वेरिएशन को अपोज करता है, ना कि करंट को। अगर कांस्टेंट करंट आ रहा है तो करंट में वेरिएशन नहीं हो रहा है, और अगर करंट में वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ये कोई भी रिएक्टेंस यहां पर शो नहीं करेगा। एक्सेल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर फॉर डीसी, राइट। और एसी के लिए मैं यहां लिख ही चुका हूं, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। डीसी के लिए एक्सेल हमारा 0 के बराबर होता है, राइट है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहे हैं 100 हर्ट्ज AC is flowing in a 14 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ मिली हेनरी कॉइल, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। आपको रिएक्टेंस बताना है। तो बेटा रिएक्टेंस यहां पर एक्सएल हो जाएगा, एक्सएल ओमेगा एल होता है, ओमेगा 2πf हो जाएगा, तो ये बन गया 2πfl। सो 2π फ्रीक्वेंसी है 100 और एल की वैल्यू है 14 × 10⁻³ के बराबर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 28 पाई इंटू 10⁻⁻1, है ना भाई, 28 पाई 10⁻⁻1। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, पाई को 22/7 लिखा जा सकता है, 10⁻⁻1, 7 इसको कैंसिल करेगा 4, तो ये बन जाएगा 88 × 10⁻⁻1, यानी दिस इज 8.8, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ओम। 8.8 ओम, सिंपल, राइट। सो एक्सेल की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई है, ओमेगा एल के बराबर। आई थिंक आप सभी को जो पढ़ने वाले हैं सबको बात समझ में आ रही होगी। सो 8.8 ओम हमारा बिल्कुल सही जवाब है, राइट। अगला जो सर्किट है दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। अब सिर्फ कैपेसिटर होगा और उसके लिए हम लोग सर्किट पढ़ने चल रहे हैं। तो जरा देखिए सर्किट में क्या होगा इस बार। एक कैपेसिटर है भैया, उसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग करंट का हमने सोर्स जोड़ दिया। ईएमएफ की वैल्यू है E0 sin ओमेगा टी के बराबर, और ये इसका कैपेसिटेंस है C के बराबर, ठीक है। तो देखो अगेन ईएमएफ तो हमें पता है E0 sin ओमेगा टी है। अब हमारा एम क्या है, करंट हमें निकालना है। और सोचो ऐसा क्या लॉजिक हमारे पास है कैपेसिटर के केस में जो हमें करंट से कनेक्ट कर सकता है। भाई रजिस्टर के लिए हमारे पास था V बराबर IR यानी ओम्स लॉ। इंडक्टर के लिए हमारे पास था EMF बराबर LdI/dt। तो यहां पर सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सो फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में बोलो एक ही फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, दैट फॉर्मूला इज Q = CV, है ना। तो ये बन जाएगा Q = C, और EMF हमारा कितना है, E0 sin ओमेगा टी के बराबर। चार्ज पता है बेटा, करंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, करंट क्या होता है, dQ/dt के बराबर। तो इसको बस डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो बन जाएगा C E0, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा भैया, साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। तो जरा चेक करना, करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई C E0, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये ओमेगा भी आएगा इधर, तो बनेगा ओमेगा C E0 कॉस ओमेगा टी। अब देखो फिर से वही वाले लोचा है, क्या, पहली बात अगर ये करंट है, ठीक है, तो कॉस के अलावा जो कुछ भी होना चाहिए दैट शुड बी अ करंट। ये करंट होना चाहिए, ये मैक्सिमम करंट होना चाहिए बेटा। बट मैक्सिमम करंट तो होता है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस टाइप का, मैक्सिमम करंट तो क्या होता है, ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस टाइप का। तो ईएमएफ के नीचे कुछ होना चाहिए, यहां तो ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं। जब जबरदस्ती नीचे भेजोगे तो 1/ओमेगा c नीचे लिखना पड़ेगा, तभी तो ओमेगा c ऊपर आएगा बेटा, ध्यान से चेक करो। और दूसरी बात, ये जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस कॉस, सॉरी साइन 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहां पर लोचा देखो क्या है, अब लोग ध्यान से समझते जाओ और
देखो कि कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब ई नॉट के नीचे जो कुछ भी है वो रेजिस्टेंस टाइप का है, तो यहां पर अब नया टर्म आ जाएगा जिसका नाम है एक्सी, और एक्सी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आओ पहले यहां पे लिखते हैं, नया चीज हमारे पास आ गया, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको XC से डिनोट करेंगे एंड विच इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और इसका जो यूनिट होगा दैट इज ऑल्सो ओम, राइट। तो जैसे रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो कि ओमेगा L होता है, ऐसे ही कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो चलो ठीक है सर। तो ई नॉट बटे XC हो गया साइन। अब यहां पर फिर से वही बात आई, ओमेगा नेगेटिव है, अगर माइनस में बाहर ले आता हूं तो एक माइनस बाहर पड़ा रहेगा, माइनस बाहर पड़ा रहेगा। अगर मैं माइनस ले आऊं, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ओमेगा टी प्लस, मान लो मैंने लिख दिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और मैं ये माइनस बाहर ले आया जैसे मैंने पीछे वाले में किया था, ठीक है। जब मैंने इसके केस में किया था, जब मैंने यहां पर ये काम किया था, यहां पर मैं माइनस लाया था, अंदर से कॉमन करके माइनस लाया था यहां पर, जब मैं यहां माइनस लाया था तो मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था कि भाई ये माइनस कहां से आया, ये लेंज लॉ से आया। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस माइनस को हम एक बार इग्नोर भी कर सकते थे क्योंकि डायरेक्शन मान लो अगर हम नहीं अभी कंसर्न है हमारा तो कोई इशू नहीं है। बट यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अगर माइनस बाहर ले आओगे तो यहां माइनस रह जाएगा। अब ये वाला माइनस, ये तो लेंज लॉ भी नहीं है क्योंकि लेंज लॉ कैपेसिटर में कहां यूज होता है, राइट। ये तो लेंज लॉ भी नहीं है यहां पर, तो फिर अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं माइनस बाहर ले आऊंगा यार तो लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, क्या, साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा होता है तो बेटा साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। सोचो 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 प्यारे बच्चों, सोचो, अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। तो यहां पे इस बार हम प्लस वाला लेकर चलेंगे। प्लस लेने से हमारे दो फायदे हैं, ओमेगा पॉजिटिव है, यहां भी ओमेगा पॉजिटिव, और बाहर वाले उस माइनस से भी हम लोग बच गए। तो अब जो करंट बेटा तुम्हारा आया है दैट करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है क्या, देख लो। इस टर्म को क्या बोलेंगे, ये टर्म हमारा हो जाएगा आई नॉट के बराबर, दिस टर्म इज आई नॉट। आई नॉट क्या हो गया, ई नॉट बाई एक्स सी, राइट। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू करंट की हो गई। और साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं फेजर बनाऊं, अगर मैं फेजर बनाऊं तो अगर ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी तो बेटा करंट जो है वो इससे 90 डिग्री और आगे होगा। करंट का फेजर यहां कहीं पर होगा और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, करंट लीड्स ईएमएफ बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है ईएमएफ से, वो भी 90 डिग्री। क्या आप सभी को बात मेरी समझ में आई है? हार्ट स्पैम कर दो भाई अगर बात एकदम 100% क्लियर है तो, जल्दी से समझा दो भाई, फटाफट एक बार हार्ट स्पैम कर दो भाई अगर बात एकदम चकाचक क्लियर है तो। ठीक है, देखो भाई यहां पर क्या था, ईएमएफ हमें पता था, करंट हमें निकालना था। कैपेसिटर के लिए Q बराबर CV होता है, V मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज यहां पर कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। जैसे ही हमने रखा चार्ज पता है, करंट निकालना है, फटाफट डिफरेंशिएट करो। तो ये बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमने किया तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक, कॉस ओमेगा टी को हम साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और ये जो ओमेगा सी है इसको हमने नीचे भेजा तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी बन गया, जिसको एक्सी नाम दिया गया, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मेरे प्यारे बच्चों करंट आगे होता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं।
है ना। देखो भाई, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं, राइट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है, और फेज डिफरेंस कितना है, 90 के बराबर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलो डाउट देख लेते हैं भाई। सर फिर हमने इंडक्टर के लिए पॉजिटिव वाला यूज क्यों नहीं किया था? ठीक है, प्रथम ने बड़ा अच्छा बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है। आ जाइए प्रथम, देखते हैं जरा, सुनो। देखो, अगर मान लो यहां पर देखो, ये -1 तो पहले ही है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं यूज कर देता, ठीक। देखो अभी जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अभी जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यहां पर बेटा, इसमें तो पहली बात हमने जो लेंज लॉ वाला माइनस था वो हमने गायब कर रखा है। लेंज लॉ वाला जो माइनस था वो हमने हटा रखा है, मतलब उसको लिया ही नहीं है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखा, ठीक। मैग्नीट्यूड को देखते हुए जब हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं, इनफैक्ट ये वाले स्टेप पे जब हम पहुंच गए, अब इसी वाले स्टेप पे तो आप हमसे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे आप साइन 90 प्लस ओमेगा टी कर दो। ठीक है, कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 प्लस ओमेगा टी कर दो, वो भी कॉस ओमेगा टी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस वाले माइनस का क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? फिर ये वाले माइनस का क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ये तो लेंज लॉ से भी नहीं आया है, ये तो लेंज लॉ से भी नहीं आया है भाई, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? राइट, तो वो यहां नहीं चल पाएगा वो वाला मैटर। अगर साइन 90 प्लस थीटा मैं कर देता हूं तो इस वाले माइनस का मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो यही डिफरेंस है मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स के हिसाब से दोनों सही है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा, बट फिजिक्स में यहां गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इस माइनस का आपके पास फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? ठीक, चलिए। सर वहां पर भी तो साइन 90 प्लस थीटा ले सकते हैं, प्रियम बेटा बता दिया हमने। v की वैल्यू कहां से आई? कौन से v की बात कर रहे हैं भाई? ये जितेंद्र राघव, ये तो मैं नाम ही पहली बार देख रहा हूं इस बैच में है। वी, अरे ये यार, ये भाई Q बराबर CV पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ EMF है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है, दोनों सेम ही चीज तो है यहाँ पर। ठीक है, तो EMF की जगह E0 साइन ओमेगा टी हमने रख दिया उठा करके, बस। राइट, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, 1/ओमेगा c कहां से आया? तो बेटा ये जो ओमेगा c यहां मल्टीप्लाई में था, जब आप उसको डिनोमिनेटर में नीचे ले जाओगे तो ये 1/ओमेगा c बन जाएगा। तो दिव्येश भाई सही वैल्यू लो ना, 3.14 लो। सर इसमें एवरेज पावर इन सर्किट नहीं है, जब पढ़ाएंगे एवरेज पावर तब उसकी बात करेंगे। अरे एक ही बात है अनुष्का बेटा, V0 और E0 दोनों एक ही बात है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और E का मतलब EMF, दोनों सेम ही चीज है यहां पर। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप योर स्नैपचैट गधों। सब क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस? बेटा देखो, दोनों ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट के रास्ते में आखिर क्या रुकावट है, दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट रेजिस्टेंस डायरेक्टली करंट को अपोज करता है कि भाई करंट आ रहा है तो ये सीधा पोजीशन में खड़ा हो जाएगा। ठीक, इंडक्टर जो होता है वो करंट में होने वाले वेरिएशन का अपोज करता है, करंट का अपोज नहीं करता, करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। बात समझ में आ रही है? करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, ये है। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ। चेक करो भाई, बताओ फटाफट आंसर बताओ। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट पीछे होता है या आगे होता है? पहले तो यही है, तो लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, लीड्स द ईएमएफ बाई पाई, लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई 2 एंड अप्लाइड ईएमएफ आर इन सेम फेज। तो
ABCD, फटाफट बता दो भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में देखो करंट आगे होता है, ठीक है, करंट लीड करता है ईएमएफ से, वो भी π/2 एंगल से, राइट। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 50% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, बाकी सब गधे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, यानी इंडक्टर का एल हमें गिवन है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी के बराबर, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि आरएमएस वैल्यू हमें पता है 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल बता दो, एंड आरएमएस करंट, यानी करंट की आरएमएस वैल्यू बता दो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, कह रहे अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ये दो चीजें बता दीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से देख लो भैया, अगर हमें एक्सेल निकालना है, सबसे पहले यहां निकालते हैं। एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर है, यानी 2πfl के बराबर है, यानी 2π फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज के बराबर, और एल वैल्यू है 25 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो ये तुम्हारा 25 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 और 25 करेंगे 2500 पाई इंटू 10⁻³ तो ये बन जाएगा 2.5 पाई के बराबर, ठीक है, 2.5 ओम। तो 2.5 इंटू 3.14, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई है 7.85 ओम के बराबर, ठीक है, ये हो गया। और हमसे कह रहे हैं IRMS बता दो, तो बहुत सिंपल है, IRMS का मतलब हो गया EMF बटे रेजिस्टेंस, यानी कि ERMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो रिएक्टेंस है, तो हम भी रिएक्टेंस का डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सो दैट इज 220 डिवाइडेड बाय XL, यानी 7.85। 220 में 7.85 का ये डिवाइड करते हैं, 220 डिवाइडेड बाई 7.85, तो वैल्यू आ गई 28.02 एम्पियर के बराबर, ठीक है, 28.02 एम्पियर के बराबर। फटाफट जरा आग लगा दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो, फटाफट आग लगा दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो। सब लोग ठीक है। सो 28.03, ठीक है, हम लोग ने भी वही निकाला है, सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, कॉइल है उसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ दिस, कह रहे हैं कॉइल का रिएक्टेंस है 3142 ओम, कह रहे हैं ऐसा किस फ्रीक्वेंसी पर होगा। तो एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है। एक्सएल ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल 2πfl के बराबर होता है, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3142, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है और एल की वैल्यू 1 के बराबर है, राइट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 3.14, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये लगभग कैंसिल होकर 1000 आएगा, है ना, ये लगभग 1000 आएगा। और यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो दैट विल बी 1000/2, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी बेटा 500 हर्ट्ज के बराबर, 500 हर्ट्ज के बराबर, राइट। ये हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा।
बट जहां तक मेरे को लग रहा है यहाँ पर एक माइनस और सॉरी एक पॉइंट होना चाहिए बेटा, यहाँ पर एक करेक्शन है क्वेश्चन में। हालांकि ठीक है, अगर मान लो यही दिया होगा तो सॉल्व करेंगे, 500 हर्ट्ज आ जाएगा, बात खत्म। और अगर यहाँ पर एक डेसिमल एक पॉइंट यहाँ पे लग जाता तो यहाँ भी एक पॉइंट अच्छा, ये वैल्यू 100 आ जाती, 100/2 ये 50 हर्ट्ज हो जाता, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग के घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो 50 हर्ट्ज का ही होता है, राइट। तो ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं आगे का पार्ट। What should be the capacity of a capacitor which has the same reactance at that frequency? कह रहे हैं कि कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी होगी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा अगर उसका भी सेम रिएक्टेंस है। अब कैपेसिटर के केस में बोलो 1/ω/c होता है, यानी 1/2πfc के बराबर होगा, राइट। कह रहे हैं उसकी भी वैल्यू सेम है, तो उसके लिए भी वैल्यू सेम ही है, लाइक दिस। तो 3142, इनफैक्ट हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो कैपेसिटेंस बराबर 1/2πf, फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने निकाला 500 हर्ट्ज, ठीक है। और ये 3142 ये जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको केवल अपने को सॉल्व करना है। तो ये बन गया 500 गुणे 2 1000 पाई और 3142 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ये सॉल्व करते हैं। 3142 मल्टीप्लाइड बाई पाई 3.14, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई 1000 भी है, फिलहाल इसका रेसिप्रोकल हमने किया, तो ये तुम्हारा 1.01 इंटू 10 की पावर, देखो 1.01 हमने किया, तो 1 2 3 4 यहां पर है और 3 यहां पहले से दिख रहा है, तो -7 फैरेड के बराबर आ जाएगा, राइट है। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। और अगर यही इसमें एक यहां पर बेटा एक मान लो डेसिमल लग जाता, यहां पर एक पॉइंट लग जाता, तो यहां भी एक पॉइंट होता, एक जीरो हटता, यहां से एक जीरो हट जाता, तो ये तुम्हारा 10 की पावर -6 हो जाता, राइट। तो ये 1 माइक्रो फैरेड बन जाता, थोड़ा सा अच्छा देखने में हो जाता, लेकिन ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं 0.11 इंटू 10 की पावर -6, इन्होंने क्या लिखा है 1.01 इंटू 10 की पावर -7, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, केवल 2 हेनरी का इंडक्टेंस है। If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 and frequency this, तो भाई एम्पलीट्यूड करंट का है 0.25 एम्पियर और उस करंट की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज के बराबर। कैलकुलेट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इफेक्टिव तुमसे पूछ रहा है, यानी कि वही एक ही बात है, E इफेक्टिव या RMS वैल्यू पूछ रहा है EMF की, एक ही बात है, राइट। अक्रॉस द इंडक्टर और पाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो ईएमएफ कैसे मिलेगा भैया। अगर करंट पता है बेटा तो करंट की आरएमएस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज I0 अपॉन √2, यानी कि 0.25 अपॉन √2 एम्पियर के बराबर, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है ना। और अगर हम लोग यहां से एक्सएल निकाल लें तो ओमेगा एल हो जाएगा, विच इज 2πfl, तो दैट इज 2π, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज और एल वैल्यू कितनी है 2 हेनरी के बराबर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 120 और गुणे 2 240 पाई के बराबर, राइट। ये एक्सएल हो गया। IRMS अपने को पता है, तो हमें निकालना था VRMS या ERMS, दैट विल बी V बराबर IR होता है, सो दैट इज IRMS मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल, ठीक। ये ओम्स लॉ जैसी चीज है, V बराबर IR, बस R की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्सएल। तो वैल्यू हो गई है 0.25 अपॉन √2, एक्सएल की वैल्यू कितनी है भैया, दैट इज 240 पाई, पाई कितना गिवन है 3.14, राइट। अब इसको हमें धड़ाधड़ बस सॉल्व करना है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 240 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ठीक, डिवाइडेड बाई
1.414। तो ये वैल्यू तुम्हारी सॉल्व होकर आ जाएगी 133.24 वोल्ट्स के बराबर, राइट। ये वैल्यू तुम्हारी VRMS की सॉल्व होकर आ जाएगी। आइए चेक करते हैं। 133, यस, 133.2 हमने भी वही निकाला है, 133.24 वोल्ट्स के बराबर। क्या आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस धड़ाधड़ समझ में आ रहे हैं भाई? बोलो। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और ऑब्जेक्टिव आ गया, वाई 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। कह रहे हैं कि AC क्यों ज्यादा डेंजरस होता है 220 वोल्ट DC के। कह रहे हैं DC अट्रैक्ट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीक वोल्टेज फॉर AC इज मच लार्जर, ये बिल्कुल सही है बेटा। 220 वोल्ट का AC डेंजरस इसलिए है क्योंकि 220 वोल्ट के AC के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 वोल्ट है। वैल्यू कितनी है? 311 वोल्ट, राइट। तो मैक्सिमम वोल्टेज 311 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। सो पीक वैल्यू ऑफ AC इज मच लार्जर। बॉडी ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू AC ड्यू टू सम अदर रीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भैया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला, when pure resistor is connected to AC source the phase difference between the voltage and current। बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बोलो करंट और EMF सेम फेज में होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 के बराबर। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 के बराबर। अब ये बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन, ये एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक EMF गिवन है, EMF गिवन है दैट इज 8 sin ओमेगा t प्लस 6 cos ओमेगा t। हम लोगों से कहा जा रहा है इसका RMS वैल्यू बता दो। वैसे तो RMS वैल्यू क्या होता है? E नॉट बाई रूट टू, है ना, E नॉट बाई रूट टू होता है, बट यहां पर हमसे कह रहे हैं कि बता दो। अब E नॉट बाई रूट टू तब हो सकता है ना जब केवल ये गिवन होता है या केवल ये गिवन होता। केवल एक होता तो हम निकाल सकते थे, है ना, लेकिन अभी एक नहीं गिवन है बेटा, अभी दो दो चीजें गिवन है, तो आखिर कैसे हमें मिलेगा? तो उसके लिए इस 8 की जगह हम लोग अज्यूम कर लें कि लिखा हुआ है E नॉट कॉस थीटा। मान लो उसकी जगह क्या लिखा है? E नॉट कॉस थीटा। 8 किसके बराबर है? E नॉट कॉस थीटा के बराबर इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस ये जो 6 है इसको अज्यूम कर लो ये है E नॉट साइन थीटा, ठीक है। और मैंने क्या माना? मैंने ये माना कि E नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है? 8 के बराबर, और E नॉट साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, राइट। ये हमारा अजम्पशन है। जैसे ही हमने अज्यूम किया E नॉट पूरे में से कॉमन हो गया। जैसे ही कॉमन हो गया जरा चेक करो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो बेटा ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अब जो तुम्हारे पास EMF दिखाई पड़ रहा है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये थोड़ा वैसा दिख रहा है कि अगर E नॉट की वैल्यू मिल जाए तो अब हम RMS वैल्यू बता सकते हैं, और वो RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नॉट बाई रूट टू के बराबर। अब सारा खेल है E नॉट मिल जाए तो काम चल जाएगा, राइट। तो बेटा E नॉट कैसे मिलेगा? अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बन जाएगा E नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बनेगा। चेक कर लो, E नॉट स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 64 प्लस 36। भाई क्या है? हाँ, तो ये तुम्हारा E नॉट स्क्वायर हो गया, ये तो 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये तुम्हारा 100 हो गया। तो E नॉट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 10 वोल्ट के बराबर। E नॉट की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट के बराबर, तो RMS वैल्यू आ गई तुम्हारी 10 वोल्ट बटे रूट टू के बराबर, है ना। अब आप रूट टू का मल्टीप्लाई कर लो, रूट टू का डिवाइड कर लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 अंडर रूट 2
volts. This is your correct answer. तो ये हमने क्या किया, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 cos ओमेगा टी है, तो इस 8 को पहले मान लो E नॉट cos ओमेगा टी और 6 को मान लो E नॉट sin ओमेगा टी, राइट। उससे एक सिंगल बन जाएगा, एक सिंगल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अभी क्या है, दो चीजों का सम दिख रहा है, अब ये एक सिंगल आ जाएगा। जैसे ही सिंगल आएगा तो अब ईएमएफ लिखना, इसका जो है आरएमएस वैल्यू लिखना जो है वो आसान हो जाएगा, दैट इज ई नॉट बाई रूट टू। तो ये सॉल्व होके 5√2 आ जाएगा। बाकी यहां से सब लोग देखना ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना यार। तो फिलहाल इसको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पर है। I1 को हम क्या लिखेंगे, I नॉट साइन थीटा, जब कॉस है तो साइन लिखेंगे, और यहां पर इसी को हम I नॉट कॉस थीटा लिखेंगे, जब साइन है तो कॉस लिखेंगे, राइट। ये असम्पशन है। फिलहाल इसको जब आप आरएमएस निकालोगे, आरएमएस वैल्यू जब आप निकालोगे, जरा खुद चेक कर लो। इस वाले केस में जो आरएमएस आया है वो 5√2 आया है ना, 5√2 आया है, यानी कि 10/√2 आया था। 10 क्या था, 10 था अंडर रूट के अंदर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहां पर भी जो सब लोग सॉल्व कर लेना, लेकिन यहां पर भी जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, दैट विल बी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। कुछ इस तरीके का तुम्हारा आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना, कुछ इस तरीके का आंसर तुम्हारा आएगा, क्या भाई। तो इसका जो है सी पार्ट है, सब लोग सॉल्व करना, होमवर्क है, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना और क्रॉस चेक करना, इस तरह का आंसर, सी वाला आंसर तुम्हारा आना चाहिए। होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों मैंने होमवर्क में दिया है, राइट। हाँ भाई, अब चैट को ओपन कर देते हैं, जरा देख लें आप लोग क्या कह रहे हैं। ऑब्वियस है, यही कह रहे होंगे, सर खत्म करो क्लास, क्यों भाई। सो आज के सेशन में हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली हैं, जो पिछले सेशन में पढ़ाया था वो भी पूरा पढ़ा दिया है आज मैंने आपको, और साथ ही साथ प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी मैंने पूरी तरीके से आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है। रटने वाली बात आज के लेक्चर में ये है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है करंट से 90 डिग्री, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है ईएमएफ से बाई 90 डिग्री। ये 3 डेटा, 3 रिजल्ट रट लेना। अगली क्लास में इसका हम लोग खूब बम्पर यूज करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास और बेहतरीन और बढ़िया होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।